मैं डॉक्टर नीरजा शर्मा, राजकीय महाविद्यालय धौलपुर, एसोसिएट प्रोफेसर समाजशास्त्र। अभी मैंने आपको नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत कस्बे के बारे में जानकारी दी थी। अब हम नगर या सिटी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नगर की विशेषताएं, नगर किसे कहते हैं, नगर की समाजशास्त्रीय अवधारणाएं, ये सब इनकी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। अगर नगर का हम अर्थ देखें सामान्य रूप से, तो हम ये कह सकते हैं कि एक बड़ी जनसंख्या का केंद्र होता है जहाँ के निवासियों को आर्थिक क्रियाओं, नागरिक सुविधाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा तथा रोजगार की सुविधाएं प्राप्त होती हैं। अब इस आधार पे हम भारतीय समाज में दो प्रकार के नगर हमें देखने को मिलते हैं। एक तो धार्मिक नगर और दूसरा जो है वो है औद्योगिक नगर। इनकी जो है सांस्कृतिक संरचना बिल्कुल भिन्न भिन्न होती है। नगर की प्रकृति को भी हम भिन्न भिन्न तरीके से समझ सकते हैं। तो जनसंख्या का जो अधिकांश केंद्र होता है वो उनका दृष्टिकोण, सुविधाओं, सुरक्षाओं का अभाव रहने पर मतलब कि अलग अलग होता है। धार्मिक और औद्योगिक नगर जो है इनकी संरचना को हम अलग से नहीं समझ सकते हैं। ये बड़ी जनसंख्या के केंद्र तो होते ही हैं, साथ में आर्थिक क्रियाओं, नागरिक सुविधाओं, शिक्षा सुविधा आदि की भी हमें इसमें बहुतायता दिखने को मिलती है। बिर्थ ने नगरीयता के दृष्टिकोण के आधार पर नगरों की प्रकृति को स्पष्ट किया और उसके अनुसार उन्होंने नगरीयता के संबंध में एक विशेष जीवन विधि से है जिसमें व्यक्तिवादिता, औपचारिक संबंधों, परिवर्तनशीलता और आधुनिक मनोवृत्तियों का स्थान प्रमुख होता है। जो एक बड़े आकार वाला जिस समुदाय में इन विशेषताओं की प्रधानता होती है, इसे हम नगर कहते हैं। अब जनसंख्यात्मक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो नगर ऐसा समुदाय है जिनकी जनसंख्या गांवों और कस्बों से अधिक होती है। लेकिन यह दृष्टिकोण बहुत विवादपूर्ण है क्योंकि कुछ देशों में 2500 से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र को नगर मान लिया जाता है, जबकि भारत में जो है साधारणतः नगर उस बस्ती को माना जाता है जहाँ पर कम से कम 50,000 या उससे अधिक व्यक्ति निवास करते हैं। और अगर हम जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देखें तो इसमें भी नगर का कोई निर्धारण नहीं है। किसी भी क्षेत्र में कम से कम 400 व्यक्ति प्रति किलोमीटर पर रहते हैं, ये हमें देखने को मिलता है। इसके बाद भी पर्वतीय और दुर्गम जो क्षेत्र संबंध है वहाँ पे ऐसे नगर भी हैं जिनकी जनसंख्या घनत्व 200 से भी कम है। पारिस्थितिक दृष्टिकोण से भी देखें तो नगर की अवधारणा का संबंध समुदाय के विशेष आकार और वहाँ की प्रकृति के अनुकूल भौतिक दशाओं, स्वच्छता, पानी की सुविधा, प्रशासनिक व्यवस्था, नागरिक सुविधा और एक सुविकसित आर्थिक तंत्र से हम मान सकते हैं। नगर की जो है अपने आप में एक संरचना होती है, वो सभी तरह की आर्थिक क्रियाओं तथा प्रतिमान से सुनिश्चित होती है। यूरोप में नगरों के लिए कुछ कथन सीमा तक सही हो सकता है, लेकिन इसके द्वारा हम भारतीय नगरों को नहीं समझ सकते क्योंकि यूरोपीय नगरों और भारतीय नगरों की संरचना में काफ़ी अंतर हमें देखने को मिलता है। अगर नगरीय समाजशास्त्र की अवधारणा देखें तो नगर मतलब कि वह समुदाय है जिसके अधिकांश निवासी कृषि के अतिरिक्त दूसरे व्यवसायों के द्वारा आजीविका अर्जित करते हैं। दुर्खिम की पुस्तक द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में उन्होंने कहा है कि नगर एक ऐसा समाज है जिसके सदस्य सावयवी एकता के द्वारा आपस में बंधे होते हैं। इसी प्रकार से अगर हम अर्बन सोशियोलॉजी पुस्तक जिसके की रचयिता J.A. क्वीन है, उन्होंने अपनी पुस्तक में नगर की औपचारिक संरचना को ध्यान में रखते हुए इसे परिभाषित किया है कि नगर का तात्पर्य कानून द्वारा निर्धारित उस क्षेत्र से है जिसमें एक बड़े आकार की जनसंख्या निवास करती है तथा जिसकी सीमाओं के अंदर व्यवस्था और नियंत्रण को स्थापित करने का कार्य राज्य द्वारा अधिकृत किसी प्रशासनिक सत्ता के द्वारा किया जाता है।
जनसंख्यात्मक आधार से और अन्य का मतलब कि अन्य कारणों को देखें, अगर हम राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, वाणिज्यिक और विभिन्न सेवाओं के आधार पर हम जो है नगर को कई भागों में विभाजित कर सकते हैं। इसके आधार पे नगर के रूप में पहले ही हमने कस्बा, तहसील, नगर, महानगर, विशाल नगर का भेद स्पष्ट है। तो हम इसको जो है अगर देखें तो मम्फोर्ड ने इसको अपनी पुस्तक द कल्चर ऑफ सिटीज़ में जो है निम्न भागों में विभाजित किया है। पहला है आरंभिक नगर, दूसरा है मध्यम नगर, तीसरा है महानगर और चौथा है विशाल नगर। पांचवा है समस्यामूलक नगर और छठवां है मृतप्राय नगर। आरंभिक नगर ये वे नगर हैं जो विकास की आरंभिक स्तर को स्पष्ट करते हैं। इनमें आरंभिक नगरों में धर्म का विशेष महत्व था और ये धार्मिक विश्वासों से संबंधित यहाँ पे बड़ी बड़ी इमारतें हमें दिखाई देती हैं। इन नगरों में व्यक्तियों के संबंध भी अधिक औपचारिक नहीं होते हैं, आपस में अनौपचारिक संबंध हमें देखने को मिलते हैं। दूसरे हैं मध्यम नगर। इन नगरों का विकास बड़े गांवों के विस्तार से हुआ है, ऐसा माना जाता है। इसी कारण ये नगर आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकता पूर्ति के केंद्र बन गए हैं। इन नगरों में हमें जो है ग्रामीण और नगरीय विशेषताओं का मिश्रित रूप देखने को मिलता है, या हम कह सकते हैं कि कस्बे वाली विशेषता भी हमें इसमें देखने को मिलते हैं। ये नगर जो है मध्यम आकार के होते हैं और हमारे देश में सबसे ज़्यादा इसी प्रकार के नगरों की संख्या है। फिर है महानगर। महानगर का मतलब जहाँ पे एक ही स्थान पे यातायात, पीने का पानी, उत्पादन के लिए कच्चे माल, मनोरंजन की सुविधा, व्यापार की समुचित वातावरण, शिक्षा संबंधी सुविधा वो एक ही स्थान पे साथ साथ में उपलब्ध हो जाती है, ऐसे स्थानों को हम महानगर कहते हैं। इन नगरों की जनसंख्या जो है वो बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ के निवासियों के बीच में कोई औपचारिक संबंध, अनौपचारिक संबंध नहीं होते हैं ना औपचारिक, इनमें हित प्रधान संबंध होते हैं और ये नगर जो है राजनीति के केंद्र भी होते हैं। फिर है विशाल नगर। इन विशाल नगर नाम से ही लग रहा है, स्वाभाविक रूप से इनका आकार जो है नगरों से भी बड़ा होता है। व्यापार और वाणिज्य का केंद्र होता है और साथ में ही कई बार सैन्य शक्ति के भी केंद्र होते हैं। देश की राजनीति को भी ये प्रभावित करते हैं और इनमें जो भी हमारे आर्थिक विषमताएं होती है वो चरम सीमा पे होती है। इस कारण इनके निवासियों के जीवन में हमें बहुत व्यस्तता देखने को मिलती है। जैसे उदाहरण के लिए हमारे देश में बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, ये जो है विशाल नगरों के उदाहरण हैं। इसके बाद हम देखेंगे समस्या मूलक नगर। समस्या मूलक नगर नाम से ही लग रहा है कि विशाल नगर के चरण के रूप की, जहाँ पे कि जिनका आकार तो बहुत बढ़ गया है लेकिन उनमें कई समस्याओं ने बहुत सारा विभिन्न रूप ले लिया है, जैसे अपराध, भ्रष्टाचार, नैतिक पतन, आर्थिक विषमता, बेकारी और बीमारी का केंद्र बन जाते हैं। इसके फलस्वरूप एक सीमा तक जनसंख्या वृद्धि के बाद में इन नगरों में जनसंख्या कम होने लगती है। ऐसे नगर समस्या मूलक नगर कहलाते हैं। और मृतप्राय नगर, मम्फोर्ड के अनुसार दुनिया के इतिहास में जितने भी बड़े बड़े नगर हैं अंततः उन्होंने नष्ट होते हुए या कब्रिस्तान में परिवर्तित होते हुए देखा है। इसका कारण क्या है कि युद्ध के समय सबसे पहले बड़े नगरों का विनाश होता। इसका कारण यह है कि किसी भी युद्ध में जो विरोधी देश होता है वो सब अपना निशाना बड़े नगरों को ही बनाता है और इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमें द्वितीय महाविश्व युद्ध में अमेरिका के द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी को अपना निशाना बनाना का उदाहरण हमें जापान के इन दो नगरों का निशाना बनाने का उदाहरण सामने प्रस्तुत है। तो किसी नगर में जब ज़्यादा गंभीर समस्याएं होने लगती है तब यहाँ जीवन का कोई मूल्य भी नहीं रह सकता, नगर की संस्कृति भी नष्ट हो जाती है और धीरे धीरे जो ये नगर होते हैं फिर से आरंभिक नगर की स्थिति में पहुँच जाते हैं। इनको हम मृतप्राय नगर कहते हैं। गिस्ट और एल्बर्ट ने नगरों की उत्पत्ति के कारणों से नगर में मुख्य आर्थिक क्रियाओं के आधार पर इनको 6 भागों में विभाजित किया है।
एक उत्पादन का केंद्र, दूसरा व्यापार और वाणिज्यिक केंद्र, तीसरा राजनीतिक केंद्र, चौथा सांस्कृतिक केंद्र, पर्यटन का केंद्र तथा मिश्रित कार्यात्मक केंद्र। नगर की अगर हम विशेषताएं देखें तो सबसे पहला है व्यावसायिक आधार पर। नगर में जो रहने वाले लोग 75% से अधिक व्यक्ति हैं वो गैर कृषि कार्य करते हैं, उनके द्वारा ही अपनी आजीविका का उपार्जन करते हैं। आर्थिक क्रियाओं के केंद्र, यहाँ पे जो है एक जनसंख्या का बड़ा भाग जो है वो विभिन्न प्रकार के उत्पादन कार्यों को या व्यापारिक क्रियाओं को या विभिन्न अन्य जो मतलब कि सेवाएं हैं उनके द्वारा आजीविका उत्पन्न करता है। आर्थिक क्रियाओं के बड़े क्षेत्र के कारण ही नगर जो है रोजगार के केंद्र होते हैं और इसीलिए ग्रामीण क्षेत्रों से लोग रोजगार प्राप्त करने के लिए नगरों की ओर प्रवास करते हैं, जिसके बारे में हम आपको आगे जानकारी देंगे। बड़े आकार, नगरों में एक विशेषता ये भी होती है कि इनका आकार जो है बहुत बड़ा होता है। अगर हम 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो भारत में लगभग 230 नगर ऐसे हैं जिनमें से प्रत्येक की जनसंख्या 2 लाख से अधिक है। दूसरी ओर 46% नगरों की जनसंख्या 10-10 लाख से भी अधिक है। इस प्रकार की हमें वो उसमें देखने को आकार बड़ा देखने को मिलता है। जनसंख्या की विभिन्नता, एक नगर में जो है ये सबसे बड़ा आवश्यक लक्षण होता है कि उनमें विभिन्न भाषा, विभिन्न धर्म, विभिन्न जातियों, विभिन्न वर्ग, क्षेत्र, संस्कृति और विभिन्न विचारों के लोग एक साथ रहते हैं और एक साथ रहते हुए अपने सामाजिक और आर्थिक संबंध एक दूसरे से स्थापित करते हैं। नागरिक सुविधाएं, नगर में जो है उसका मुख्य जो है गांवों से शहर आने का एक कारण जो है वो क्या होता है कि गांव और कस्बों की तुलना में नगरों की ओर जो होता है वहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, प्रशासनिक सेवा, नागरिक सुरक्षा, जल आपूर्ति आदि की सुविधाएं इन कस्बों और नगरों की तुलना में गाँवों की तुलना में ज़्यादा होती है। फिर है नगर की एक विशेष जीवन विधि होती है। व्यक्तियों के बीच में जो है प्रतिस्पर्धा पे आधारित जो है व्यक्तिवादी संबंध होता है और इसके कारण संबंध जो है कोई स्थायी नहीं होता है। और इसका मतलब यह है कि कृत्रिमता इस जीवन विधि की एक मुख्य विशेषता होती है। लोग जो हैं एक दूसरे से जो भी व्यवहार रखते हैं वो कृत्रिम होता है, उसमें कहीं भी कोई भी हमें हृदय से एक दूसरे से जुड़ने की भावना नहीं दिखाई देती है। गतिशीलता, नगर में जो है अगर हमें देखें तो यहाँ पे सामाजिक, सांस्कृतिक तथा स्थानीय रूप से बहुत गतिशीलता होती है। लोग जो हैं उनकी शिक्षा के आधार पे, योग्यता के आधार पे, कार्य कुशलता के आधार पर उनकी सामाजिक परिस्थिति में अप एंड डाउन या उतार और चढ़ाव हमें देखने को मिलता है। तो इसके कारण वो स्थान परिवर्तन भी करते रहते हैं, देखने को मिलता है। तो इस कारण जो है यहाँ पे गतिशीलता हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। नगरों की औपचारिक तथा जटिल प्रकृति के कारण यहाँ पे कई समस्याएं भी आ जाती है। इस कारण इसकी औपचारिक नियंत्रण की व्यवस्था भी यहाँ पे हमको करना आवश्यक होती है। एक है नव मध्यम वर्ग। नगरों की एक नई विशेषता जो है वो ये है कि नगरों की व्यावसायिक संरचना और आधुनिकीकरण और औद्योगिकीकरण के परिणाम स्वरूप आज हमें नगरों में एक नया वर्ग दिखाई दे जाता है और वो है नव मध्यम वर्ग के रूप में हम इसको देख सकते हैं।